और चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है नतीजों से जुड़ी, जिसमें सीसामऊ में बीजेपी आगे चल रही है और मीरापुर में आरएलडी की मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं। कठेरी से बीजेपी के धर्मराज 198 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 4578 वोट से आगे चल रहे हैं। खैर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं और गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं फूलपुर की अगर बात करें तो फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं, कुदरकी में बीजेपी आगे चल रही है। वहीं मझवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में बीजेपी का दबदबा इन 9 सीटों पे दिखाई दे रहा है। मतलब 9 में से ज्यादातर सीटों पे कमल का फूल जो है वो खिलता हुआ अभी शुरुआती रुझान में दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तस्वीर बहुत कुछ बदलेगी। कई बार उम्मीदवार आगे पीछे और वोटों की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तस्वीर पलटती हुई, बदलती हुई और उलटफेर होते हुए दिखाई देंगे। तो सीसामऊ में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आज यह तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। तो फूलपुर में भी बड़ा उलटफेर यहां पे हुआ है। फूलपुर की अगर बात करें, यहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो फूलपुर जहां बीजेपी के दीपक पटेल 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फूलपुर में इस वक्त यह बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक पटेल 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो अभी शुरुआत की है। धीरे धीरे जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी तस्वीर बदलती हुई भी दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल दबदबा बीजेपी का दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मोहसिन भी न्यूज रूम से हमारे साथ, और राम कुमार जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। राम कुमार जी, अब तक के शुरुआती रुझान को देखें तो इस चुनाव में दबदबा बीजेपी का दिखाई दे रहा है। इसमें बड़ा फैक्टर क्या काम कर गया जो तस्वीर ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है? अगर यही रुझान नतीजों में आए तो यह माना जाएगा कि इसमें बीजेपी की लहर चली। देखिए, बीजेपी की लहर तो हर सीट पे लड़ाई है, हर उम्मीदवार में लड़ाई है। लेकिन मेरा तो एक अंदाजा है कि जो सज्जाद नोमानी ने जो अपनी व्याख्यान व्यक्त किए मीटिंग लेकर, वो एक तरह से सोए हुए हिंदुओं को जगाने का बड़ा काम किया है। उसके बाद में योगी जी का कटेंगे बटेंगे, उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक है तो सेफ है, ये सारी चीजों का प्रभाव आज कुछ पड़ा है इस चुनाव पे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज पे वो लोग विरोध करते हैं। अभी देखो, बालाजी भगवान पर भी मौलाना कमेंट्स करने लगे, जबकि उन्होंने दिल्ली में इतनी बड़ी लाखों लोगों की मीटिंग ली। यहाँ महाराष्ट्र में एआईएम के जो सांसद थे वो संभाजी नगर से मुंबई तक रैली लाए, पर किसी साधु संत ने कोई विरोध नहीं किया। तो ये खुद ही जो इनके साथ है, जो साथ रहने की बात करते हैं, उनको खुद ही ये चिढ़ा रहे और झगड़ा रहे, चिढ़ा रहे और भड़काने का कार्य खुद ही कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष बीजेपी के उस ट्रैप में फंस गया जो योगी आदित्यनाथ ने बिछाया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और विपक्ष क्या इसकी काट नहीं तलाश पाया इस पूरे चुनाव अभियान में? जरूर, जो आपका कहना है महोदय बहुत सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि अगर ये कटेंगे बटेंगे के नारे को बढ़ावा ये हमारे मौलानाओं ने दिया है। आपने कई वक्तव्य तो सुने होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सज्जाद नोमानी ने बहुत बुरी तरह इस्लामी लोगों को भड़काने का काम किया। उन्होंने यहां तक किया कि बीजेपी को अगर कोई मतदान करता है तो उसका बहिष्कार करो, उनका नाम बदल दो। इस तरह की भाषा किसी संत ने या किसी ने की है क्या? तो ये ही आग में, हवन कुंड में घी डालने का काम किया है। ठीक है,
मोहसिन, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने वहां पे भी कई रोड शो किए, रैलियां की, संबोधित किया, सम्मेलन किए, समीक्षाएं की, वहां पे भी मतदाताओं को साधने की कोशिश की और जहां जहां गए वहां इस बात का जिक्र किया कि बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र में भी अब एनडीए जो है वो आगे दिखाई दे रही है, ये बढ़त दिखा रही है कि अगर यही नतीजे बदले तो फिर वहां पे भी कमल खिलेगा। इसको कैसे समझे, क्या वहां भी ये नारा काम कर गया? देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि एक हमने चुनावी गाना सुना था कि दबदबा है दबदबा रहेगा। वो ऐसा लगता है कि जो अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें जहां पर एनडीए को बढ़त मिल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बढ़त मिल रही है, तो ऐसा लगता है कि अब दबदबा है और दबदबा रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल उपयोगी है बल्कि सर्व उपयोगी है, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसका असर न केवल हरियाणा में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ। और महाराष्ट्र में भी ये पोस्टर लग गए थे कि बटोगे तो कटोगे, और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई गई थी, जहां पर उन्होंने रैलियां की ताबड़तोड़। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की और उनकी रैलियों को लेकर लगातार डिमांड की जा रही थी और पार्टी आलाकमान से जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र और झारखंड में डिमांड की जा रही थी और इस डिमांड को पूरा किया गया। और एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार दे रहे हैं और वो एक तरफा होकर साफ कहते हैं कि अगर आप बट गए तो फिर कटते हुए चले जाओगे, यानी कि आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसी धुरी के इर्द गिर्द जो है ये पूरा चुनाव गूंजा है। भले ही महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन हो, चाहे फिर विकास अघाड़ी गठबंधन हो, लेकिन फिलहाल जो है महायुति गठबंधन की सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। और शुरुआती रुझान में जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी अहम भूमिका है, उनके भाषणों की, उनके बयानों की। यानी कि बयान जो थे वो पूरी तरह से इस सियासी वैतरणी को पार करने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस सिनेरियो पर नजर डालते हैं जहां 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। फिलहाल जो ताजा रुझान सामने है उसमें 8। ठीक है मोहसिन, मैं लौटता हूं आपके पास। चुनाव से जुड़ी, नतीजों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है उत्तराखंड के केदारनाथ से। इस वक्त ये बड़ी अपडेट नतीजों से जुड़ी हुई, रुझानों से जुड़ी हुई, जहां उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। तो केदारनाथ धार्मिक नगरी, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी की आशा नोटियाल को 1888 मत जो हैं वो मिले हैं और यूकेडी के आशुतोष भंडारी को महज 55 वोट मिले हैं यूकेडी के। वहीं निर्दलीय त्रिभुवन चौहान को 852 और कैप्टन आरपी सिंह को 37 मत मिले हैं। तो केदारनाथ में अभी तक एक तरफा बढ़त जो है वो बीजेपी की दिखाई दे रही है और उपचुनाव में बीजेपी फिलहाल आगे है। यहाँ पर मंडी स्थल के आसपास के इलाके को नो मैंस लैंड घोषित किया गया है। जिनके पास वैलिड आईडी कार्ड से जो यहाँ पर प्रवेश के लिए अनुमन है, चेकिंग के बाद ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। इसके अलावा सुविधा के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया ताकि आम पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। सर, काउंटिंग खत्म होने के बाद हम देख सकते हैं जिस तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है, उसके लिए कर क्या हैं? देखिए, जैसा कि एमसीसी अभी भी लागू है और ईसीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत कोई भी इस प्रकार का जुलूस अनुमन नहीं होगा तो उसका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। सर, कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ऐसा एलिगेशन है पुलिस पर कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुई, इस पर क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि जिन एलिगेशंस की बात की जा रही है उन सब की जांच की गई है और ऐसा यदि कहीं पाया गया है तो पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई भी की गई है और चुनाव पूरी तरह ईसीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत कराया गया है। वो भी कह रहे हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। और इसके अलावा इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, कटहेरी सीट से दूसरे राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। कटहेरी की अगर बात करें तो यहां बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद वो आगे चल रहे हैं। धर्मराज निषाद को 1154 वोट से आगे चल रहे हैं और शोभावती वर्मा 5342, यानी इनको इतने मत मिले हैं। तो कटहरी सीट से दूसरे राउंड में बीजेपी आगे आ गई, बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो एक एक सीट का गणित, यहां का समीकरण और यहां के रुझान, सबसे पहले और सबसे सही जानकारी
न्यूज वन इंडिया पे। सीसामऊ में तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और तीसरे राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। महज वोटों की संख्या बहुत कम है 39, लेकिन एक वोट की कीमत भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत कीमती होती है। या 39 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो सीसामऊ से ये बड़ी अपडेट, जहां 3 राउंड की वोटिंग जो है, जो मतगणना है, अब वो हो चुकी है और सीसामऊ में तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। तीसरे राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार 39 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो सीसामऊ में भी थोड़ी राहत भारतीय जनता पार्टी के लिए। कौन बैठी रही है, जनता में बहुत आक्रोश था उसके विरुद्ध। सरकार ने यह भी कहा है कि मैया योजना काफी कारगर साबित हुआ। देखिए, ये योजना वो अंत में 14 टेबल पर ईवीएम की काउंटिंग हो रही है और नियत समय पर काउंटिंग शुरू हो गई है। ईटीपीबीएस की स्कैनिंग भी लगभग समाप्त हो गई है। उसके बाद पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और द्वितीय राउंड के मतगणना के बाद जो परिणाम थे मैंने आपको बताया। कितना क्या कार्मिक लगे हैं सर, और क्या इंतजाम किए हैं यहाँ पे बाहर राजनीतिक दलों? एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर, कुल 3 लोग रहते हैं और एक क्लास 4 का कर्मचारी है जो ईवीएम को लेकर आता है और फिर सीलिंग के लिए ले जाता है। राजनीतिक दलों के लोग समर्थक आना शुरू हो गए हैं, प्रत्याशियों के समर्थक। बिल्कुल, हर टेबल पर काउंटिंग एजेंट, हर राजनीतिक दल ने अपने अपने एजेंट नियुक्त किए हैं जो काउंटिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं और उन्हीं को अलाउ किया गया है जो काउंटिंग एजेंट हैं या कैंडिडेट है या फिर उसका इलेक्शन एजेंट। परिसर के बाहर भी भीड़ जमा हो रही है। परिसर के बाहर भीड़ तो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर भीड़ जमा हो रही है तो उसको नियंत्रित करने का हमारा पुलिस बल लगा हुआ है और कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। अरे थोड़ा एक सिंगल आईडी। तो सीसामऊ में तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और बीजेपी उम्मीदवार यहां 39 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी ज्यादातर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां उपचुनाव में सीएम योगी का जो जादू है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के चुनावी लिहाज से, सियासी लिहाज से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 8 सीटों पर बढ़त बना ली है। तो उपचुनाव में मुख्यमंत्री का जो जादू है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की। कहीं सभाएं, कहीं सम्मेलन, कहीं समीक्षाएं, कहीं संबोधन और कहीं मतदाताओं को साधने के लिए तरह तरह की बयानबाजी। और उसमें सबसे बड़ा बयान था बटोगे तो कटोगे, जिसकी गूंज पूरे चुनाव में हर सीट से सुनाई दी। तो उपचुनाव में 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। रामकुमार जी, ये फैक्ट, चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 7-2 का आंकड़ा जो है वो हो सकता है, लेकिन यहां तो एक तरफा दिखाई दे रहा है कि 9 में से 8 सीटों पे बीजेपी ने बढ़त बना ली है। जी 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 जी। तो ये लेकिन करहल और जो सीट है दूसरी कुंदरकी एक हमारे खाते में बीजेपी के खाते में जाएगी। 7-2 ही होगा, छोटी मोटी लड़ाई है, आगे पीछे चलता है, क्योंकि सीतामऊ और करहल इसमें 65% विशेष समुदाय है और उन्होंने बहुत ज्यादा मतदान किया है। कुंदरकी में जो राजपूत मुसलमान है वो ठाकुर सबके पक्ष में थे। इसके लिए कुंदरकी का रिजल्ट भाजपा के फेवर में आएगा, मुझे ऐसे 100% उम्मीद है। ठीक है मोहसिन, इस चुनाव में भी योगी का जादू चलता दिखाई दे रहा है। जैसी मेहनत उन्होंने की, लगता है कि परिणाम वैसे ही उन्हें मिलने भी वाला है। 8 में से यानी 9 में से 8 पे बढ़त, तो ये बताता है कि एक तरफा ये तो हो गया। देखिए राजेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू इस उपचुनाव में भी बिल्कुल चल गया है। और उन्होंने देखिए, जैसे ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उन तारीखों का ऐलान होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर ताबड़तोड़ अपने चुनावी दौरे किए। और इस वक्त मैं पढ़ता हूं मोहसिन, सीसामऊ से बड़ा अपडेट आ रही है, जहां बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी अब आगे चल रही हैं। तो सीसामऊ में नसीम सोलंकी
4378 वोट से आगे चल रही हैं। तो सीसामऊ, कानपुर के सीसामऊ सीट, जहां पे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो आगे चल रही। मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया है, जनता ने उस पर आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी आगे बढ़ो और इसी तरह गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहो। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए कामों पर मोहर लगाई है, आशीर्वाद दिया है और ये स्पष्ट किया है कि अब देश को टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टियां, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। देश को तोड़ने वाली, विघटन करने वाली शक्तियां लगातार हार रही है और जनता ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र व झारखंड में भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल गांधी जैसे विवेकहीन नेता के नेतृत्व को जनता ने 3 दर्जन बार पहले ही नकारा है, आज फिर नकारा है। यूबीटी गुट की प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि 25 साल के लिए भाजपा को जनता निकाल फेंकेगी महाराष्ट्र से। उनका अहंकार स्पष्ट दिख रहा है और जनता ने उनके अहंकार पर चोट की है और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। जनता का मूड है, आज पता चल जाएगा जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। लेकिन इतना तय है कि ये नतीजे जो हैं वो बहुत कुछ तय करेंगे, खासकर भविष्य की राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर। मोहसिन, ये नतीजे बता रहे हैं कि भाई तस्वीर जो है वो एक तरफा हो गई। देखिए राजेश, जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कटहरी और उसके अलावा जो है जो दूसरे कुंद्रिकी, ये 2 सीटें ऐसी, कटहरी और कुंद्रिकी, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में थी। और अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। कटहरी में लालजी वर्मा की धर्मपत्नी शोभावती वर्मा चुनावी मैदान में और कुंद्रिकी में हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर कुंद्रिकी में ठाकुर रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं तो तकरीबन 35 साल का जो समाजवादी पार्टी का किला है वो ढह जाएगा और पूरी तरह ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर जाएगा। मैंने ग्राउंड जीरो पर जब कुंद्रिकी की जनता का मिजाज जाना था राजेश, तो वहां पर उस वक्त लगभग तस्वीर साफ हो गई थी। और न्यूज़ 1 इंडिया पर आप सबसे पहले एक्सक्लूसिव वो नतीजे देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया ने जिन सीटों पर जो संभावना जताई जा रही थी वो संभावना बिल्कुल सटीक होती हुई नजर आ रही है। हमने करल विधानसभा सीट की बात की, हमने कुंद्रिकी विधानसभा सीट पर जब जनता का, और इस वक्त एक बड़ी अपडेट, सीसामऊ में फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। कानपुर की सीसामऊ सीट जहां पे एक बार फिर उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं। नसीम सोलंकी 4378 वोट से आगे चल रही हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जहां पे नसीम सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, उनको समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा और यहां पे चुनावी मैदान में वो मैदान मारती हुई भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अभी करीब 4000 वोटों से नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं। उधर केदारनाथ में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। केदारनाथ में भी बड़ा उलटफेर ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पे खिसक गए, जो अभी पहले नंबर पे चल रहे थे सुबह से शुरुआती रुझान में। तो केदारनाथ, और कांग्रेस की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे है कांग्रेस उम्मीदवार। तो कांग्रेस तो शुरू से ही आखिर में है, मतलब तीसरे नंबर पे है। तो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन फिलहाल नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए हैं और बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पे खिसक चुके हैं, जो अब से कुछ देर पहले लगातार पहले पायदान पर काबिज थे। तो केदारनाथ धार्मिक नगरी, यहां का संदेश भी बहुत दूर तक जाएगा और यहां से अभी निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो आज का चुनाव के नतीजे बहुत कुछ आगे के लिए तय करेंगे, एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसमें जो परसेप्शन बना, शायद ये विधानसभा की 9 सीटें उस परसेप्शन को
बदलने का काम कर सकती हैं। अभी तक के अगर रुझान को देखें तो न सिर्फ उत्तराखंड की एक सीट बल्कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में, ज्यादातर सीटों पे 9 में से 7 पे बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और ये बढ़त बता रही है कि योगी का जादू यहां भी चला है और योगी का जादू वहां भी चला जहां जहां उन्होंने दूसरे राज्यों में प्रचार किया और सबसे बड़ा फैक्टर था बटोगे तो कटोगे। इस पूरे चुनाव में, चुनावी अभियान में, प्रचार में, प्रसार में ये बयान और इसी के इर्द गिर्द पूरे सियासत और मुद्दे सिमट के रह गए। ना तो विपक्ष इसकी काट तलाश पाया और ये बयान पीडीए पे भी भारी पड़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। मोहसिन, ठीक कहा मैंने? बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजेश, जो पीडीए लेकर आया था अखिलेश यादव और जो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, उसी पीडीए को जो है 2024 के इस उपचुनाव में भी उतारा गया। लेकिन उस पीडीए की काट बटोगे तो कटोगे जरिए बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो गई है और साफ तौर पर निकल कर सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा बटोगे तो कटोगे, वो आज एक देशव्यापी एक मंत्र बन गया है और उस मंत्र के पीछे जो है जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती जा रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव के जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं और अब धीरे धीरे अब नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो चुका है और लगभग 11 से 12 बजे के बीच में उम्मीद की जानी चाहिए कि नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। कौन सा किस सीट से प्रत्याशी आगे चल रहा है और जिस तरह से सीसामऊ में तकरीबन 14,000 वोटों से अब जो नसीम सोलंकी आगे हो गई हैं, तो राजेश ये मानकर चलिए कि अगर कहीं लीड जो 15,000 से 20,000 के बीच में हो जाती है तो फिर जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट होगा उसे उस लीड को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, सीसामऊ और करहल में। उसके अलावा 7 सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी से छीनने की पूरी जद्दोजहद जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में उसमें वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कटेरी और कुंद्रिकी में इन दोनों ही सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है। मैं कुंद्रिकी का जिक्र कर रहा था। कुंद्रिकी में जिस तरह से तुर्क बिरादरी से इतर हटकर जो दूसरी बिरादरी थी, तकरीबन जो 25 से 30% की बिरादरी थी, जिसमें शिखजादे थे, सैफी थे, लोहार, बढ़ई, उसके अलावा जुलाहा, ये ऐसी जो जात बिरादरी थी जो तुर्क बिरादरी से अलग हटकर आती है, वो तुर्क बिरादरी को लेकर बेहद नाराज़ थी और उनका साफ तौर पर यही कहना था जब हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की थी कि अगर कुंद्रिकी में जब भी चुनाव होता है तो क्या केवल तुर्क बिरादरी रह गई है, क्या केवल तुर्क बिरादरी से ही नुमाइंदगी होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से रफतुल्ला भी तुर्क बिरादरी से आते हैं, AIM से जो अब्दुल वारिस थे वो भी तुर्क बिरादरी से आते हैं और इसके अलावा हाजी रिजवान जो समाजवादी पार्टी से थे वो भी तुर्क बिरादरी से आते हैं। तो ऐसे में लेकर नाराजगी थी और चूंकि ठाकुर रामवीर सिंह जो है वो स्थानीय प्रत्याशी रहे हैं और 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में उनको लेकर इस बार मुस्लिम समाज में जो दूसरा तबका था उसमें एक बड़ी सहानुभूति की लहर थी और न्यूज़ 1 इंडिया ने वही अपनी चर्चा के लब्बोलुआब में कहा था कि कुंद्रिकी में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है और कुंद्रिकी में जो है समाजवादी पार्टी का किला ढह सकता है। तो जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो न्यूज़ 1 इंडिया की उस संभावना पर सटीक मोहर लग रही है और सटीक हमने जो आकलन किया था उस आकलन में भी पुरकुर साफ तौर पर जो आंकड़े हैं वो उसी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कुंद्रिकी में ठाकुर रामवीर सिंह के साथ जो हिंदू वोट बैंक था वो तो प्लस था ही, उसके अलावा उसमें मुस्लिम वोट बैंक प्लस होना था, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। तकरीबन 40 से 50% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं में पैठ बनाने के लिए ठाकुर रामवीर सिंह का वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें वो जालीदार टोपी लगाकर और रुमाल डालकर लगातार लोगों के बीच पहुंचे थे। देखिए राजेश, इस चुनाव में एक चीज़ और देखने के लिए मिली है कि राजनीति वो जगह है जहां पर जात पात और धर्म जो है बहुत पीछे छूट जाता है। आप जातीय समीकरण को आकलन करते हैं कि जहां पर जातीय समीकरण आपके सटीक बैठते, फिट बैठते, आप वहां उस रंग में घुल जाते हैं। इसी तरह से सीसामऊ में चूंकि मुस्लिम वहां पर मतदाता जो है वो जानती थी नसीम सोलंकी की वो उनके। ठीक है, मैं लौटता हूं। इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। गाजियाबाद सीट से 3 राउंड में बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा गाजियाबाद से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का दबदबा दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रत्याशी को 1,17,042 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव 1,885 वोट इनको मिले हैं। तो उपचुनाव के नतीजों को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया पर पल पल की एक खबर, सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी। गाजियाबाद सीट से 3 राउंड में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं।
11,742 वोट है, माफ कीजिएगा मैंने पहले इस आंकड़े को गलत कर दिया था। 11,742 वोटों से आगे चल रहे हैं वो। और अभी बीजेपी की जो बढ़त है वो यहां पर दिखाई दे रही है। तो ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दूसरी सीटों पर भी, उत्तर प्रदेश की जो 9 है, 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जो बढ़त है वो बरकरार है। 2 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और नसीम सोलंकी जो हैं सीसामऊ से, वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा अलग अलग सीटों की बात करें तो कटहरी में भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये जनता का मूड है, जनता का मत है। खैर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो ये 9 सीटों में से 7 सीटों पे बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो फिर यह माना जाएगा कि योगी का जादू चला है। और इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी बयान या मुद्दे ने इस चुनाव को प्रभावित किया तो वो था बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ये हमने हर मंच से, हर रोड शो रैली में इस बयान का जिक्र होता हुआ सुना। प्रियंका गांधी को लगातार बढ़त उन्होंने बना रखी है, क्योंकि प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं और प्रियंका ने लगातार बढ़त बना रखी है। प्रियंका गांधी करीब 1,21,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो प्रियंका गांधी को लगातार वो आगे बढ़त उन्होंने बना रखी है। तो प्रियंका जो लोकसभा चुनाव में इस बार उतरी, बीजेपी नेता कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो स्पष्ट दिख रहा है कि महायुति और एनडीए के फेवर में सरकार बन रही है। क्या देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना। बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया, वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया है। Trend shows that Priyanka Gandhi Vadra leading in Wayanad. How do you see this? What is the reason behind? What do you think? It is not a question of who wins or loses in Wayanad. It's a question of whose support you take. Demographically, it is a particular community is in strength there. Despite that, you take the support of PFI. तो वायनाड सीट को लेकर प्रतिक्रिया दी जा रही है। और इसी तरीके से अब बीजेपी जो नेता हैं वो फिलहाल उत्साहित दिखाई दे रहे हैं इन रुझानों में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त जो है वो दिखाई दे रही है। न्यूज रूम से मोहसिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन, चूंकि ये अब जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं वो ये दिखाता है कि ये नतीजे एक बूस्टर का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए करेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश, जो नतीजे आ रहे हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में न केवल जोश भरेंगे बल्कि उन्हें आगे के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित भी करेंगे। देखिए, अगर फ्लैशबैक में हम जाते हैं, जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें जोश नहीं दिखाई दे रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे सामने आए थे, उन नतीजों के आने के बाद में जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बनी थी, उसके बाद भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित थे। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद एकदम जो बूस्टर डोज का काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने भाषण से, अपने मंचों से उन्होंने बयान दिए और कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, आप एकजुट मिलकर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, संगठित रहोगे। ये तमाम वो बयान थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में फैले हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। और अब जिस तरह से
से महाराष्ट्र झारखंड के रुझान सामने आ रहे हैं और वो नतीजों में बदलते हुए भी दिखाई देंगे कुछ देर में बाद में। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहाँ पर जो रुझान सामने आ रहे हैं वो नतीजों में बदलते हैं, तो फिर उस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक बूस्टर डोज का काम होगा, क्योंकि 2027 सामने है और 2027 के सेमीफाइनल के रूप में इस उपचुनाव को देखा जा रहा था। और इसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने 2027 का वो रोड मैप भी तैयार कर लिया है कि जिस रोड मैप के जरिए हम जनता के बीच में जाया जाएगा। क्योंकि अब ये तो तय मानकर चलिए कि अखिलेश यादव के पीडीए की काट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ली है, और वो काट है बटोगे तो कटोगे, क्योंकि पीडीए का जो जादू था वो 2024 में चल गया, लेकिन अब जनता समझ गई और जनता को समझाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, संगठन ने किया है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पीडीए की, आपको ध्यान होगा राजेश, पीडीए की एक नई फुल फॉर्म निकाली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा था कि पीडीए की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन ऑफ दंगाई एंड। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनका परिचय कराते हैं, मैं आपके पास लौटता हूं। राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और योगेश मिश्रा हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत योगेश जी आपसे, क्योंकि कहा तो जा रहा था कि भाई पीडीए का जो फॉर्मूला है वो काम करेगा, लेकिन अभी शुरुआत तस्वीर जो आई है शुरुआती, उसमें तो बीजेपी एक तरफा दिखाई दे रही है। 7 सीटों पे बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। आदरणीय राजेश जी, सुबह से ही तमाम टेलीविजन चैनलों पे जनता की ने अपनी निगाह बना के रखी है, और लेकिन मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं और सीधी बात करता हूं कि जितना भी आपने कहा ना कि उसका लब्बो लुबावे है कि पूरे यूपी के जो 9 सीट का चुनाव था, योगी जी का जादू ही नहीं चल पाया, और जो बटोगे कटोगे तारीफ कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा ही नहीं। और समाजवादी पार्टी, अगर आप इतने मजबूत होते तो आप अपनी जगह एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, पुलिस कर्मियों को बंदूक की नोक पे वहां पे रिवॉल्वर लहरा रहे हैं पुलिसकर्मी, उस पे चुनाव क्यों मतदाताओं को रोका? तो इससे स्पष्ट है, उसके बाद भी मतदाता घरों से निकले और पुलिस कर्मियों को बताया, एसडीएम डीएम साहब को बताया कि हम वोट देते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, हम योगी जी को नकार रहे हैं, हम उनके बटोगे कटोग पे नहीं जा रहे हैं, हम अपने लिए अच्छा सुशासन चाहते हैं, उसका ट्रेलर दिखाएंगे। 9 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे, इंडिया गठबंधन की झोली में डालेंगे। ये हुआ है, योगी जी का जादू तो 9 सीट पे है ही नहीं। और जो आप 7 और 2 दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, आएगी तस्वीर। योगेश भाई, क्या चलिए मान लिया आपकी बात कि योगी का जादू नहीं चला, तो फिर क्या चला जो तस्वीर ऐसी आ रही है कि 7-2 हो रहा है? चला ना, आप कह रहे हैं, जब हम देखिए, आप तो मुद्दे पे गए ही नहीं, आप तो योगी जी आते हैं बटोगे कटोगे बटोगे कटोगे, और जो जनता कह रही थी कि साहब आप मंचों पे आइए और बच्चों के रोजगार के बारे में बात करिए, तो योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आप अच्छी चिकित्सा व्यवस्था और जंगल राज की जब बात होती थी तो योगी जी कहते थे बटोगे तो कटोगे। तो जनता ने कहा कि साहब आप बांटते बटोगे कटे लगाते रहिए, हम आपकी 9 के 9 सीट पे आपको हरा के बताएंगे कि आपका नारा नहीं चलेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला है वो जादू चला, उसका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी अगड़ा और वंचित कमेरा शोषित लोगों के लिए जो काम करने की, जो उनके उद्धार की बात करेगा, उस पे जनता जाना चाहती है, जो जनता को समाहित करके चलेगा। हमें बांटने की राजनीति नहीं करते, अगर वो कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, योगेश मिश्रा, अच्छी शिक्षा, अगर उन्होंने दवाई, कहा, योगेश, अगर उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो आप भी तो दूसरे फिर उसी का जवाब देते रहे ना पूरे चुनाव में। कभी बढ़ेंगे तो एक रहेंगे, तो बढ़ेंगे तो आगे होंगे, तरह तरह के स्लोगन नारे लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। आप भी तो उस ट्रैप में फंस गए ना, मुद्दों पे तो आप भी चुनाव को नहीं ला पाए। बिल्कुल नहीं, अरे हम मुद्दे में कहा फंसे था, भाजपा चुनाव लड़ रही थी, मैंने फिर कहा ना, भाजपा प्रशासन के दम पे चुनाव लड़ रही थी कि डीएम साहब चुनाव जितवाएंगे, एसडीएम साहब चुनाव जितवाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव लड़ रहा था, जो गांव में जाके गांव में लोगों के से मिल रहा था। हम उस पर क्यों आखिर ऐसी नौबत आई कि पुलिस प्रशासन को लाल नोटिस जारी करनी पड़ी? गांव में लाल नोटिस क्यों गई कि आप प्रभावित कर रहे हैं? पुलिस ने क्यों मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया? तो इस वक्त मैं लौटता हूं योगेश मिश्रा, एक बड़ी अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई। केदारनाथ में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी की आशा नोटियाल 1853 वोटों से आगे चल रही हैं। तो यहां बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी है और बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल जो आगे चल रही है। निर्दलीय त्रिभुवन चौहान को 4912 वोट मिले हैं
अभी कुछ देर पहले निर्दलीय त्रिभुवन जो है वो आगे चल रहे थे पहले पायदान पे, बीजेपी खिसक गई थी दूसरे नंबर पे, लेकिन अब एक बार फिर चौथे राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार पहले पायदान पे पहुंच गए हैं और दूसरे पे त्रिभुवन, जबकि तीसरे नंबर पे कांग्रेस अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। राघवेंद्र जी, ये समाजवादी पार्टी के नेता को आपने सुना, योगेश मिश्रा को, उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी, प्रशासन चुनाव लड़ा था, डीएम चुनाव लड़े थे, पुलिस चुनाव लड़ी थी और उसके दम पे ऐसी तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। हम लोग इस आरोप के लिए तैयार बैठे हुए थे राजेश जी। हम तो शुरू से कह रहे थे ये लोग अभी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देंगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, चुनाव मशीनरी के ऊपर आरोप लगाएंगे, पुलिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रशासनिक आरोप लगाने लगे। सब तो हर चुनाव में हारने के बाद इनका रवैया ही यही है। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पे जो जनता ने हमारे काम पर वोट लगाया, वोट दिया हुआ है, हमारे अंत्योदय विषय पर वोट दिया हुआ है। अभी जैसे ये टैली बता रही है 2 सीटें सपा को मिल रही हैं, हमें लग रहा है वो 2 में 1 आ जाएगी और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में देश के तो कम से कम एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे ही हैं। विश्व के नेता के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान हो गई है। तो बहुत राज्यों में 7-7 बार हमारी सरकारें बन चुकी हैं, चल रही है लगातार, कानून व्यवस्था वहां सही काम कर रही है, हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश में वही रवैया है। अभी आंकड़ों पे अगर हम कुछ बात करने लगे तो ये चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो या सपा के प्रवक्ता हो, ये दाएं बाएं बगले झाँकने लगेंगे। हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा मेट्रो चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा अस्पताल बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि काम किया है, उस काम पे जनता ने मोहर लगाई है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, एक बड़ी अपडेट चुनाव से जुड़ी आ रही है अभिमन्यु, फिर मैं आपके पास आता हूं। लेकिन मीरापुर से एक खबर है जहां बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी यहां पे खिसकती दिखाई दी। चंद्रशेखर का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे है। आरएलडी को लगातार यहां पे बढ़त, आरएलडी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने यहां पे पहले पायदान पे बढ़त बना रखी है। तो मीरापुर सीट पे आरएलडी उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी है, जबकि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे खिसकती हुई दिखाई दी और चंद्रशेखर की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। अभिमन्यु, चूंकि कांग्रेस ने भले ही अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन ये कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है और कांग्रेस कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करेंगे जिताने के लिए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भी वो नहीं कर पाई जो बीजेपी यहां करती हुई दिखाई दे रही है। 2-7 का आंकड़ा अभी दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझान में। राजेश जी, अभी तो शुरुआती रुझान है और अभी कोई नहीं बता पाएगा कि शाम तक क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है, हमने देखा, आपके चैनल के माध्यम से देखा कि नंगी रिवॉल्वर लेके पब्लिक के पीछे पुलिस जब दौड़ रही थी तो उसको कहां से आदेश मिला हुआ होगा और आदेश क्यों होगा, क्योंकि ये हार रहे थे, एक तरफा हार रहे थे। लाठीचार्ज करती हुई पुलिस कोई वोट दिलाने के लिए नहीं ले जा रही थी जनता को कि आप आइए, आप वोट नहीं दे रहे तो लाइन में लगिए वोट दीजिए। वो इसलिए लाठी भांज रही थी क्योंकि उनको पता था कि आदेश ऊपर से आदेश नहीं मानेंगे तो नौकरी भी जाएगी, और वो वोट इसलिए रोकी जा रही थी क्योंकि भाजपा की जो हार थी वो पूर्ण तौर पर तय हो चुकी थी। लेकिन इस चीज में एक बात भूल गए, ये भूल गए कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ये नतीजा क्या निकला? नतीजा जो है वो सबके सामने आ गया, पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं रही इनकी। तो जनता ने ठाना है, जनता ने हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर नहीं, किसानों ने वोट दिया है, गन्ने का बकाया जो अभी भी सरकार पर है, नौजवान ने वोट दिया, अग्निवीर के खिलाफ दिया है, रोजगार चाहता है, वोट उधर दे दिया। अभिमन्यु भाई, वो वोट उधर दे दिया। अगर शुरुआती रुझान में देखें जो तस्वीर अभी आ रही है तो ऐसा लगता है वो वोट उधर चला गया। और जो दावा कर रहे थे 9 सीटें जीतेंगे, कहां रह गया इनका दावा? बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। ये मैं अपने जो हमारे बड़े भाई हैं बीजेपी
प्रवक्ता जी, ये विकास की बात कर रहे थे। हाँ, विकास किया, जहरीली भाषण उनके लिए विकास किया। ठीक है, जो जहर बो सकते हैं, जो लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं, उसमें जरूर विकास किया। बड़ी बड़ी बातें करने में बटेंगे तो कटेंगे। अरे आप अपने विकास के मुद्दे पे तो चुनाव लड़ते, लेकिन मुद्दा ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। आप सब बने रहिए, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी का जादू यहां चला है, दबदबा कायम है, अगर ये नतीजों में तब्दील हुआ। लेकिन कहां कमी विपक्ष की रह गई, इसको भी समझेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।